हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 सॉलिड्स का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बच्चों क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोसों में निविड संकुलन। इसमें हम 1D 2D और 3D, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है हमारा टॉपिक 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक विमीय निविड संकुलन। जब हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो उसमें बच्चों हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है 3 विमाओं वाला या 3 अक्ष वाला, जो हम कहते हैं 3 एक्सिस वाला कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हमें पता है, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई, और तीसरा अक्ष जो हमारा होता है इसको हम जेड कहते हैं। अगर हम सिर्फ 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक विमीय निविड संकुलन की बात करते हैं तो हम इन तीनों में से किसी एक दिशा, एक एक्सिस की बात करेंगे। अगर हम पार्टिकल्स को, कणों की व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि उनको किस तरह से व्यवस्थित करना है, अगर किसी भी एक विमा, एक एक्सिस के अलोंग हम कणों को रखते हैं, चाहे आप उसको ऐसे रख लीजिए, एक्स अक्ष के अलोंग रख लीजिए, या फिर उसको आप वाई अक्ष के अलोंग रख लीजिए, या उसको आप जेड एक्सिस के अलोंग रख लीजिए, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, एक अक्ष के हिसाब से अगर हम रखते हैं उन गोलों को, तो उसको हम एक विमीय निविड संकुलन कहते हैं। गोले यहाँ बच्चों आपको पता है, आप पहले की वीडियोस देख चुके हैं। सॉलिड के गोल जो है यहाँ पर कणों की बात, पार्टिकल्स को निरूपित करते हैं, पार्टिकल्स को शो करते हैं। पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हो सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि किस तरह से एक एकक कोशिका, यूनिट सेल जो है एक क्रिस्टल लैटिक या क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। एक यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर एक बड़े से क्रिस्टल को फॉर्म कर लेती है। उस क्रिस्टल के अंदर हमने किस तरह से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोनों पे होते हैं या फिर फलक पे होते हैं, बॉडी के सेंटर में होते हैं, किस किस जगह पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम अपने पहले के वीडियोस में बच्चों पढ़ चुके हैं। जब हम एक विमीय निविड संकुलन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ चित्र में दिखा रखा है कि किस तरह से हम गोलों को अगल बगल में रखते हैं। जब इन गोलों के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो बच्चों ये सेंटर जो है सभी एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक लाइन में ही आते हैं। तो इस तरह की पैकिंग को, इस तरह के संकुलन को हम एक विमीय निविड संकुलन या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें कोई भी एक कण जो है, अगर मान लीजिए हम ये वाला कण लेते हैं तो निकट वाले, पास वाले 2 पार्टिकल्स को ये टच करता है। एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को मैक्सिमम टच करता है उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक पार्टिकल 2 पार्टिकल को टच करता है तो इस तरह की क्लोज पैकिंग में उप सह संयोजन संख्या हमेशा 2 ही आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे 2 होगा। जब तक आपको बच्चों 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं समझ में आएगा तब तक अपन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल को बच्चों हम नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल पार्टिकल्स की पैकिंग किस तरह से होती है, कौन कौन से तरीके हैं 2 डायमेंशनल में पार्टिकल को रखने के। जब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं उस समय हम एक्स, एक अक्ष के अलावा एक अक्ष को और लेते हैं। यहाँ पर 1 डायमेंशनल था तो हमने सिर्फ एक ही अक्ष को लिया था। जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम 2 अक्ष को लेंगे, चाहे वो आप एक्स और वाई ले लीजिए या फिर एक्स और जेड ले लीजिए। चलिए बच्चों, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसी चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है हमारा द्विमीय निविड संकुलन। अभी भी मैंने आपको अक्ष के बारे में बताया है अपनी पिछली स्लाइड में, किस तरह से 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये मैंने एक्स लिया था, ये हमारा वाई हो गया था और ये हमारा जेड हो गया था। कोई भी 3 अक्ष आप ले लीजिए। 1 डायमेंशनल में मैंने किसी भी एक अक्ष के अलोंग जो है पार्टिकल्स को रखा था। जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो बच्चों पार्टिकल्स, गोलों को हम इस तरह से रखेंगे। ये मैंने एक्स के अलोंग रख दिया। अब मैं एक दिशा और ले रही हूँ, ये देखिए मैंने वाई के अलोंग भी इन गोलों को रख दिया। इस तरह से अगर मैं वाई दिशा में बढ़ती जाऊंगी तो हमें एक प्रकार का अरेंजमेंट जो मिलेगा वो आपको नीचे फोटो में, चित्र में दिखाया हुआ है। इस तरह का अरेंजमेंट जो हमें मिलेगा जब हम 2 अक्षों को लेते हैं, एक्स और वाई भी हो सकते हैं वो अक्ष, एक्स और जेड भी हो सकते हैं। ये देखिए, अगर ये वाला अक्ष हमारा एक्स है तो ये वाला हमारा वाई हो जाएगा, क्योंकि गोलों को, इन पार्टिकल्स को 2 अक्षों के अलोंग रखा हुआ है, इसलिए इसको द्विमीय 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये जो है हमारा 1 डायमेंशनल पार्टिकल्स थे जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है किस तरह से हम एक रेखा के अंदर पार्टिकल्स को रख सकते हैं। जब हमने 2 दिशाओं को, 2 अक्षों को लिया तो ये हमारा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गया। एक तरीका ये है कि दूसरी गोला जो है, दूसरी पंक्ति जो है उसके गोलों को इस तरह से रखें
कि जो पहले वाला पंक्ति के गोले हैं उनका केंद्र, उनका सेंटर और दूसरी वाली पंक्ति के गोलों का, तीसरी वाली पंक्ति के गोलों का सेंटर जो है, अगर वो एक ही लाइन के अंदर आता है, जैसे यहाँ दिखा रखा है फर्स्ट वाले चित्र में, सभी गोले जो हैं अलग अलग पंक्तियों के, अगर उनका सेंटर जो है एक ही रेखा में आता है तो उसको हम बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। इसका नाम जो है बच्चों वर्ग निविड़ संकुलन क्यों पड़ा है वो देखिए। ये देखिए सारे के सारे गोले जो अलग अलग पंक्तियों के हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे हमने रखे हैं, उनके सबका सेंटर जो है एक ही लाइन में आ रहा है। वर्ग निविड़ संकुलन जो है, हम देखेंगे कि कोई भी एक गोला हम उठा लेंगे, वो गोला जो है, जैसे मैंने ये वाला गोला लिया है, पास के कितने गोलों को टच करता है, तो ये 4 गोलों को टच करता है। ये देखिए 4 गोले जो हैं इसके चारों तरफ रखे हुए हैं जिनको ये टच करता है। अगर इसके आसपास के चारों गोलों के सेंटर को मैं मिला दूं, ये लाल रंग का जो बना हुआ है, तो एक वर्ग का, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस तरह के निविड़ संकुलन को, क्लोज पैकिंग को वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि जो गोला होता है जो 4 गोलों से टच कर रहा है, उन चारों गोलों के सेंटर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। इस स्थिति में जो हमारा उप सह संयोजन संख्या है, पहले वाली स्थिति में वर्ग निविड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या हमारी बच्चों 4 है, क्योंकि एक गोला जो है 4 गोलों को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वर्ग निविड़ संकुलन में 4 हो जाएगा। ये बच्चों तरीका था कि किस तरह से हमने पहली वाली लेयर के आगे या पीछे दूसरी लेयर को रखा है। एक तरीका ये था जिसमें पहली पंक्ति के गोले और दूसरी पंक्ति के गोले जो हैं, दूसरी लाइन के गोले जो हैं, उनका सेंटर जो है बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि दोनों गोले जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए पहली वाली लेयर को हम ए कह सकते हैं, दूसरी वाली भी बिल्कुल उसी की तरह, उसको भी हम ए कह सकते हैं। तो इस तरह के क्लोज पैकिंग को हम ए क्लोज पैकिंग कह सकते हैं, क्योंकि सारी लाइनें जो हैं इन पार्टिकल्स की, इन अणुओं की एक ही जैसी है देखने में, और सभी गोलों के बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट जो है वो एक ही रेखा में, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको ए टाइप क्लोज पैकिंग हम कहते हैं। दूसरा तरीका देखिए, जब हम 2 परतों को रखते हैं किस तरह से रखते हैं, ये देखिए। ये पहले वाली लाइन है हमारी जो हमने 1 डायमेंशनल में पीछे वाली स्लाइड में देखी थी, ये हमारी जो है दूसरी वाली लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी है। पहली लाइन के ऊपर हमने क्या किया, दूसरी लाइन को रखा। एक तरीका तो ये था जो हमने पहले देखा था कि इस तरह से रखें कि पहले वाले के गोले दूसरी वाले के गोले जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर आए। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरी वाली जो पंक्ति है जिसको मैं बी बोल रही हूँ, इसका गोला जो है पहले वाले पंक्ति के गोले के खड्डे में आए। ये देखिए खड्डा है ये। अगर दूसरी पंक्ति का गोला पहले वाले पंक्ति के गोले के बीच में जो खड्डा है उसमें अगर आएगा, तो इसकी व्यवस्था, दूसरी वाली जो लेयर है इसकी अरेंजमेंट, इसकी व्यवस्था पहले वाले की तरह नहीं होगी। देखिए थोड़ा सा बाहर निकल आया है ये, तो इसको हम बी टाइप का अरेंजमेंट बोलेंगे, पहले वाले को ए टाइप का बोला था हमने। जब तीसरी लेयर को हम रखेंगे, ये देखिए यहाँ तीसरी लेयर है, तो ये दूसरी वाले के गोलों के बीच में जो छेद है या फिर रिक्तिका है वहाँ पे आएगी। तो पहली वाली का और तीसरी वाली का जो है सेम टू सेम हो जाएगा अरेंजमेंट, लेकिन पहली वाली का और दूसरी वाली का सेम व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। और जिस प्रकार का निविड़ संकुलन हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हेक्सागोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक गोला जो है वो, उसके चारों तरफ जो है 6 गोले हैं, एक गोला 6 गोलों को टच करता है, आप यहाँ गिन के देख सकते हैं। और जब इन 6 गोलों के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो एक षटकोण का निर्माण होता है, एक हेक्सागन का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। यहाँ पे जो है सेकंड वाले केस में उप सह संयोजन संख्या बच्चों हमारी 6 हो जाएगी, क्योंकि एक गोला जो है वो 6 गोलों को टच कर रहा है। और जिस प्रकार की व्यवस्था हमें मिलेगी वो व्यवस्था हमारी हो जाएगी ए बी टाइप, क्योंकि जो पहली और दूसरी पंक्ति है वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। दोनों पंक्तियों के गोलों का सेंटर जो है, यहाँ देखिए पहली वाली का सेंटर अगर ये है तो दूसरी वाली का सेंटर गोले का ये है, बिल्कुल एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले वाले का गोला और तीसरे वाले का गोला जो है उनका सेंटर जो है यहाँ देखिए सेम लाइन में आ रहा है। इसका मतलब तीसरी पंक्ति जो होगी वो पहले वाले की सेम होगी, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट ये हमें मिलेगा। बच्चों उम्मीद कर रही हूँ कि आपको किस तरह से मैंने ये लेयर्स रखी हैं समझ में आ गया होगा। आपको समझने के लिए सिर्फ ये देख लेना है कि पहली पंक्ति के जो गोले हैं उनका सेंटर और दूसरी वाली पंक्ति के गोलों का सेंटर अगर सेम एक ही लाइन में आ रहा है तो इसका मतलब दोनों पंक्तियों की व्यवस्था सेम है। अगर सेम लाइन में नहीं आ रहा है, जैसे कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है, तो उनकी व्यवस्था अलग अलग है।
अलग अलग होगा तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, और सेम होगा तो वो ए टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा। चलिए आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग त्रिविमीय निविड संकुलन। अभी हमने सिर्फ 2 अक्षों की बात की थी, मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से अक्ष बना रही हूँ। 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। जब हम किसी चीज के लिए तीनों अक्षों की बात करते हैं तो उसकी तुलना आप एक कमरे से कर सकते हैं। कमरे का जो कोना है उसको ध्यान में रखिए। ये कमरे की ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। जब हम तीनों अक्षों पे गोलों को रखना शुरू करते हैं तो हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है, जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। उस 3 डायमेंशनल को, त्रिविमीय स्ट्रक्चर को पेपर पे बनाना मुश्किल होता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, देखिए। और उनके गोलों को जब हम मिलाते हैं, सेंटर को, उनके गोलों के सेंटर को जब हम मिलाते हैं तो हमारे एक घन का निर्माण होता है। आपने बच्चों देखा होगा पीछे वाली स्लाइड में कि हम द्विविमीय संरचना के गोलों के सेंटर को मिला रहे थे, तो एक केस में हमारे वर्ग का, स्क्वायर का निर्माण हुआ था और दूसरे केस में हमारा हेक्सागन का या षटकोण का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ त्रिविमीय संरचना है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों है, तो इस समय जब गोलों के सेंटर को मिलाते हैं तो हमारे एक घन का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। घन मतलब क्यूब, क्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों हमें देखने को मिलती हैं। अब हम किस प्रकार से 3 डायमेंशनल जो है त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त करेंगे 2 डायमेंशनल से, इसको आप जब सोचेंगे इसके बारे में तो बच्चों आप एक किताब देखिए, अपने दिमाग में किताब का चित्र रखिए जिसमें अलग अलग पन्ने रखे हुए हैं। आप देखते हैं कि जितने पन्ने बढ़ते जाएंगे उतनी ही किताब मोटी होती जाएगी, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। मान लीजिए हम एक पन्ने को एक परत मानते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन बच्चों एक पन्ने की ऊंचाई नहीं होती है, एक पेज की ऊंचाई नहीं होती है। जब हम पन्ने के ऊपर पन्ना रखेंगे, अब जब भी मैं परत बोलूंगी तो आप उस पन्ने को अपने दिमाग में ध्यान में रख लीजिएगा। वो पन्ना जो है वो बच्चों 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। लेकिन जब पन्नों के ऊपर खूब सारे पन्ने हम रख देंगे तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। हम यहाँ यही बात करेंगे कि किस तरह से एक पन्ने के ऊपर, एक पेज के ऊपर हम दूसरा पेज रखेंगे। अब जब आप पेज को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये ध्यान करना है आपको कि इस पेज के अंदर खूब सारे गोले लगे हुए हैं। आपको प्लेन जो है पेज नहीं रखना है दिमाग में। जो आप पेज को ध्यान में रखेंगे बच्चों तो आपको पेज का नाम आते ही वहां पे गोले लगे हुए दिखने चाहिए। अब आपके दिमाग में बच्चों आ गया होगा किस तरह से एक पेज रखा हुआ है और पेज के अंदर बहुत सारे गोले रखे हुए हैं पेज के ऊपर। इसकी तुलना जो है जिस ट्रे के अंदर अंडे रखे जाते हैं उससे भी आप तुलना कर सकते हैं, वहां आपको खड्डे देखने को मिलते हैं। उन खड्डों की बात हम जो है 3 डायमेंशनल में करेंगे। उन खड्डों को रिक्तिका कहते हैं या फिर इंग्लिश में वॉइड्स कहते हैं। तो जब भी हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो आप उस पन्ने को, उस पेज को कॉपी के या बुक के अपने दिमाग में लाएंगे जिसके ऊपर आप मान के चलेंगे खूब सारे गोले रखे हुए हैं। सभी पन्ने एक जैसे हैं, उन पे खूब सारे गोले रखे हुए हैं। गोले किस तरह से होंगे, अभी भी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है कि गोले जो है 2 डायमेंशनल में, द्विमीय में, उस पन्ने पर हम 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका वो था जिसमें हमारा वर्ग बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था, गोले जो है एक ही लाइन में रखे हुए थे, उनके सेंटर जो है एक ही लाइन में आ रहे थे। बच्चों आ गया आपके दिमाग में। और दूसरा तरीका वो था जिसमें गोले जो है पहली पंक्ति वाले और दूसरी पंक्ति वाले गोले जो है उनका सेंटर आपस में नहीं मिल रहा था, जिससे हमें हेक्सागनल षटकोणीय क्लोज पैकिंग मिल रही थी। वो पन्ना है, पन्ने के ऊपर 2 तरह से गोले रखे हुए हैं, सारे गोले एक ही लाइन में। और दूसरा पन्ना है जिसमें सारे गोले जो हैं अलग अलग हैं, एक लाइन में नहीं है, जिसको हम ए बी कह रहे थे अरेंजमेंट, वो है। और एक पन्ना आपके पास है जिसमें ए अरेंजमेंट है। अभी 2 तरह के पन्ने हैं बच्चों, इन्हीं को मैं बार बार आपको एग्जाम्पल लेकर रख कर बताऊंगी, तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मैं 2 तरह के पन्नों की बात कर रही हूँ। एक पन्ना, एक पेज वो है जिसपे खूब सारे गोले रखे हुए हैं और सभी गोलों का सेंटर जो है एक ही लाइन में है, जिसको ए बोलेंगे। और दूसरा पन्ना वो है जिसमें गोले रखे हुए हैं लेकिन पहली पंक्ति के गोले और दूसरी पंक्ति के गोले का सेंटर जो है एक लाइन में नहीं है, लेकिन पहली पंक्ति का गोला और तीसरी पंक्ति का गोला जो है वो एक ही सेंटर जो है उनका एक लाइन में है। बच्चों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे वाली स्लाइड में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको ए अरेंजमेंट और ए बी अरेंजमेंट बताया था। अब इन दोनों पन्नों को हम कैसे रखेंगे वो देखिए। पहला जो है हम उस पन्ने को काम में लेंगे जिसमें सारे गोले एक ही लाइन में हैं। ये देखिए बच्चों, एक पन्ना ये हो गया ए, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना और चौथा पन्ना। मैं पेज की बात कर रही हूँ बच्चों।
एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, जब इन चारों पेज को ऊपर रखेंगे तो देखिए इन पेजेस के सेंटर जो है गोलों के वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये अलग अलग पन्ने हैं, बुक के पेजेस की तरह इनको बच्चे मान सकते हैं, लेकिन इनके सबके सेंटर जो है एक जैसी लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इनको ए टाइप दिया गया है नाम। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रथम परत जो है, पहली परत जो है उसके ऊपर हमने गोलों को या दूसरी परत को इस तरह से रखा है कि पहली परत के गोले ठीक जो है दूसरी परत के गोले एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो गोले जो होते हैं वो इस तरह से भी इनके सेंटर बिल्कुल सीध में होते हैं और इनके सेंटर जो है इस तरह से भी बिल्कुल एक ही लाइन में होते हैं। तो जिस प्रकार की हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होगा बच्चों, वो 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से मिला हुआ मानते हैं। और पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, ए पैटर्न है, क्योंकि सारी पंक्तियां जो है उनका सेंटर जो है एक ही लाइन में है। और जो हमारा ये इनके सेंटर्स, गोलों के सेंटर को ज्वाइन करने से जो बना है हमारा, ये जो है हमारा आद्य एकक कोशिका बनी है, सिंपल यूनिट सेल। बच्चों ध्यान आया ये नाम सुनते ही आपको कि वो एकक कोशिका जिसके कोनों पर 8 कण रखे हुए हैं। ये देखिए 8 कण है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, एक ये रहा 7 और एक आद्य घनीय एकक कोशिका। इसके बारे में हम अपने पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पे जाकर पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में आता है कि द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर रखने से एक हमें किस तरह का त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है, उसमें कौन सी एकक कोशिका बनती है, तो आपको लिखना होगा आद्य एकक कोशिका जो कि घनीय होती है, उसका निर्माण हमें मिलता है। अब जो है बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी परत को कैसे रखेंगे वो देखिए। मैंने आपको जब द्विमीय निविड़ संकुलन बताया था, 2 तरह का अरेंजमेंट बताया था बच्चों आपको, एक तो ए तरह का बताया था और एक आपको बताया था मैंने ए बी तरह का। अब बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि काफी आपको कंफ्यूजन होने वाला है इस चीज को समझने में। बच्चों इस षटकोणीय निविड़ संकुलन जो परत थी द्विमीय वाली, उससे जो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाती जाऊंगी अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको 2 तरह के पन्ने बताए थे। एक पन्ना वो था जिसमें सारे गोले जो है इस तरह से रखे हुए हैं, उनके सेंटर जो है सारे एक लाइन में आ रहे हैं। और दूसरा पन्ना जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था वो था जिसमें पहली वाली पंक्ति और दूसरी वाली पंक्ति के गोलों का सेंटर जो है एक लाइन में नहीं आ रहा था, लेकिन पहली वाली पंक्ति और तीसरी वाली पंक्ति के गोलों का सेंटर एक लाइन में आ रहा था। हमने जो अब की बार पन्ना लिया है बच्चों वो है हमारा दूसरा वाला पन्ना है जिसमें हेक्सागोनल षटकोणीय निविड़ संकुलन है। हमने दूसरे प्रकार के पेज जो है वो 2 लिए हैं जिसमें गोले जो है आगे पीछे थे। उस गोले के ऊपर हमने एक और पंक्ति रख दी, उसमें भी गोले आगे पीछे हैं। जब 2 ऐसी पंक्तियों को हम ऊपर नीचे रखेंगे जिनके गोले आगे पीछे हैं या षटकोणीय वाले हैं, तो हमें किस प्रकार का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग प्राप्त होगी वो देखिए। इसमें जो डार्क रेड से दिखाया हुआ है बच्चों, ये पहला वाला पन्ना है या पहली वाली लेयर है, परत है। और जो हल्के से दिखाया हुआ ये हमारी दूसरी परत है। इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां, 2 प्रकार के हमारे छेद बनते हैं जिनको हम चतुष्फलकीय बोलते हैं। टेट्राहेड्रल टी से लिखा हुआ है चतुष्फलकीय, और दूसरा हमारा लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल ओ से अष्टफलकीय, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। जब कैसे बनती रिक्तियां उनको बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे आप। जो हमने पहली वाली पंक्ति जो थी या पहली वाली जो हमारी परत थी जो डार्क रेड से बनी हुई बच्चों, इनको देखेंगे। इसके ऊपर मैंने दूसरी वाली परत रखी जो लाइट रेड से बनी हुई है। जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात कर रहे हैं तो हमें एक गोला ये वाला पहली परत का, एक गोला ये और एक गोला ये देखना है। और दूसरी परत जो हमने इस तरह से रखी है, ये वाली जो है जो मैं काले से बना रही हूँ, देखिए ये दूसरी परत का गोला है जो पहली परत के 3 गोलों के बीच में जो छेद है इस छेद पे रखा हुआ है। जब इस प्रकार की स्थिति होगी जिसमें पहली वाली परत के 3 गोले और ऊपर वाली परत का एक गोला आपस में टच करते हैं तो उसके बीच में जो छेद बनता है इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये खाली जगह होगी, इसको आप बच्चों 4 बॉल को लेके बना के देख सकते हैं। दूसरी प्रकार की रिक्ति हमारी कैसे बनेगी वो देखिए बच्चों। यहाँ बीच में मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए बच्चों, एक लाल गोला ये पहली वाली परत का, दूसरा लाल गोला ये दूसरा, तीसरा। 3 लाल गोले आपको दिख गए होंगे, ये पहली परत के गोले हैं। अब जो है एक पिंक वाला गोला या लाइट रेड वाला गोला हमारा ये हो गया, ये दूसरी परत का है।
एक जो है ये वाला लाइट वाला गोला, ये वाला हो गया, ये भी हमारी दूसरी परत का है। और तीसरा जो है हमारा लाइट वाला गोला, ये रहा बच्चों, ये भी हमारी दूसरी परत का है। तो इसका मतलब 6 गोले हमारे काम में आ रहे हैं। एक जो मैं राइट का निशान लगाया, 3 गोले ये पहली वाली परत के काम आ रहे हैं, और 3 गोले जिनके मैंने ब्लैक रंग की आउटलाइन कर दी है जो दूसरी परत के हैं, वो गोले काम आ रहे हैं। इस प्रकार की बीच में एक रिक्तिकी को बनाने के लिए, एक वॉइड को बनाने के लिए, इस प्रकार की वॉइड को हम, रिक्तिका को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्तिका, क्योंकि ये जो रिक्तिका है ये 6 गोलों के मिलने से बनी है। 6 गोले में 3 गोले पहली पंक्ति के हैं, पहली परत के हैं, और 3 गोले जो हमारे दूसरी परत के हैं। जबकि चतुष्फलकी रिक्ति जो हमारी बनी थी वो 4 गोलों के मिलने से बनी थी, जिसमें 3 गोले जो हैं ये लाल वाले, जिसमें टिक का निशान लगाया है, ये पहली परत के थे, और एक ये जो काले जिसकी मैंने आउटलाइन करी है दूसरी परत का था। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति कैसे बनती है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये रिक्तियाँ हमें कब देखने को मिलेंगी? जब हम 2 परत ऐसी लेंगे जिसमें षटकोणीय निविड़ संकुलन होगा। षटकोणीय निविड़ संकुलन वाली 2 परतें हम लेंगे। षटकोणीय कौन सी होती है बच्चों, एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको, आप पीछे स्लाइड में जाके देख सकते हैं। षटकोणीय हमें तब मिलती हैं जब हम इस प्रकार से परतों को रखते हैं कि दूसरी जो लाइन होती है उसके गोले जो है पहली वाली लाइन के गोलों के जो छेद हैं उसके अंदर आए। ये देखिए इस तरह से अगर रखा जाएगा इनको, तो जो हमारा अरेंजमेंट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय क्यों होगा? एक गोला जो है ये देखिए 6 गोलों को टच कर रहा है, ये 6 गोले हैं, और जब इन 6 गोलों के सेंटर को हम मिलाएंगे तो हमें इस तरह से एक षटकोण मिलेगा। इसलिए इसका नाम जो है बच्चों षटकोणीय निविड़ संकुलन है। मैंने पिछली वाली स्लाइड्स में आपको इसकी पिक्चर दिखाई है। अब इस तरह की अगर एक परत के ऊपर हम दूसरी परत रखेंगे वो भी ऐसी ही होगी जैसी मैंने ये परत बनाई है। मान लीजिए एक पन्ना ये है और इसके ऊपर एक पन्ना और रखेंगे जिसमें गोले इसी तरह से लगे होंगे, तो हमें जो रिक्तियाँ मिलेंगी वो 2 तरह की मिलेंगी, एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी उसमें और एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ होंगी। अब क्योंकि आपने देखा है कि जो पहली परत है ये वाली परत जो डार्क रेड से बनी हुई है और दूसरी परत जो है लाइट रेड से बनी हुई है, दोनों का अरेंजमेंट, दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम दोबारा ए बी अरेंजमेंट बोलेंगे, क्योंकि दोनों परतों की व्यवस्थाएं हमारी अलग अलग हैं। इन रिक्तियों के बारे में बच्चों हम आगे और स्लाइड्स में देखेंगे, ध्यान से देखिए। जो मैंने आपको चतुष्फलकी रिक्ति बताई थी बच्चों, ये है, ये 3 गोले जो हैं पहली वाली परत के हैं और दूसरी परत का ये एक गोला है। जब 3 गोले पहली परत के हों और एक गोला जो है दूसरी परत का हो और उनके बीच में जो अगर रिक्ति बनती है, वॉइड बनता है, तो ये वाला वॉइड हमारा हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकी रिक्ति, क्योंकि 4 गोलों से घिरी हुई है। किस तरह से बनती है दिखाई हुई है यहाँ पे। अगला देखिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल वहाँ लेके बताया था, ये ब्लू वाले 3 गोले तो थे हमारी पहली वाली परत के बच्चों, और ये लाल वाले गोले जो थे हमने उसके ऊपर दूसरी परत रखी थी उसके थे। इन 6 गोलों के बीच में जो जगह बनी थी हमारी, छेद बना था, जिसको ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, इसको हम बच्चों अष्टफलकी रिक्ति बोलते हैं। ये हमारी हो जाएगी चतुष्फलकीय। यहाँ भी दिखाया हुआ है टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि एक गोला इसके ऊपर आके ढक लेगा इसको, और ये हमारी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी क्योंकि पहली पंक्ति के 3 गोले हो गई ये, और दूसरी पंक्ति के 3 गोले जो आके इसको ढकेंगे, तो हमारे ऑक्टाहेड्रल होल या अष्टफलकी रिक्ति हमें मिल जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि पहली पंक्ति के गोले जो हैं उसमें 2 गोले नीचे और एक ऊपर है, और जबकि दूसरी पंक्ति के गोले ढक रहे हैं उसमें 2 गोले ऊपर हैं और एक नीचे की तरफ है। जब इनके सेंटर्स को हम मिलाएंगे, इनके केंद्र को मिलाएंगे, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है यहाँ बन जाएगा, ये नीचे वाला ट्रायंगल जो है इनके सेंटर मिलाने पे बनेगा, और जब इनको ऐसे जोड़ देंगे हम इस तरह से, तो हमें इस तरह का एक हेक्सागोनल षटकोण जो हमें मिल जाएगा। और ऊपर वाले केस में 4 गोलों के सेंटर को हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एक टेट्राहेड्रन, जो इस तरह से होगा। जब भी अष्टफलकी रिक्तियों को लिखेंगे बच्चों, इसको ओ से लिखा जाएगा, और टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी रिक्ति को हमेशा टी से लिखा जाएगा। टी से टेट्राहेड्रल, ओ से ऑक्टाहेड्रल। यहाँ जो त्रिकोण बना है ये वाला त्रिकोण है, ये देखिए बच्चों, ये इस तरह से बना है, जबकि नीचे वाली पंक्ति जो थी हमारी, लेयर जो थी, उसका त्रिकोण जो है इस तरह से बना है। दोनों के त्रिकोण जो है बच्चों, जो हमने सेंटर को ज्वाइन करके मिले हैं, दोनों अपोजिट हैं। इसका कोना नीचे है तो इसका कोना ऊपर की तरफ है। अब बच्चों हमने 2 परतों को तो रख दिया, अगर मान लो इसके ऊपर हम एक और परत रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए।
ये पहली परत हो गई, ये दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी परत है। अब जब हम तीसरी परत को हम दूसरी परत के ऊपर रखते हैं तो उसमें दो संभावनाएं होती हैं। एक तरीका ये है, हमने देखा था कि जो दो लेयर को रखा था, पहली परत हमने रखी थी, दूसरी रखी थी हमने, तो उसमें हमें दो तरह की रिक्तियां मिली थी। एक टेट्राहेड्रल थी, चतुष्फलकीय थी, और एक हमारी ऑक्टाहेड्रल थी। अब हम इसके ऊपर जो तीसरी परत रख रहे हैं। तीसरी परत कौन सी वाली बच्चों? वही षटकोणीय वाली हमें रखनी है, जिसमें गोले जो है पहली पंक्ति के और दूसरी पंक्ति की एक लाइन में नहीं है। अब इस प्रकार की अगर तीसरी परत को हम इसके ऊपर रखेंगे तो दो केस हैं। एक तरीका यह है कि इस परत को, तीसरी वाली परत को इस तरह से रखा जाए कि जो यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी थी उनको ढक दे। ये तीसरी परत जो है हमारी, उसको इस तरह से रखें कि दो परत जो हमने रखी थी, पहली वाली और दूसरी वाली परत रखी थी हमने, वो परत को रखने पे हमारे पास दो तरह के छेद बने थे, एक चतुष्फलकीय बने थे, एक अष्टफलकीय बने थे। अब हम तीसरी परत जो है, जिसमें गोले हैं खूब सारे, षटकोणीय निविड़ संकुलन में, उसको हम इस तरह से रखेंगे कि वो उन दो परतों को रखने पे जो रिक्तियां बनी थी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, उनमें से चतुष्फलकीय रिक्तियों को तीसरी परत के गोले ढक लें। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, तीसरी परत को हम इस तरह से रखेंगे कि दो परत को रखने पे जो हमें दो तरह के छेद मिले थे, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, अब क्योंकि दोनों तरह की रिक्तियों को एक साथ भरना संभव नहीं है, तो तीसरी परत के गोलों को इस तरह से रखा जाए कि वो पहली और दूसरी परत के गोलों को रखने पे जो हमें चतुष्फलकीय रिक्तियां मिली थी, सिर्फ उन रिक्तियों के खड्डों में वो गोले आ जाएं। अगर हम इस प्रकार से रखेंगे तो जो हमें संरचना मिलेगी वो बच्चों यहाँ दिखा रखी है, जिसको हम बोलते हैं षटकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल पैकिंग। तो बच्चों हेक्सागोनल पैकिंग कैसे मिलेगी? हेक्सागोनल पैकिंग हमें तब मिलेगी जब हम षटकोणीय परत जो थी, हमने दो रखी थी, उसके ऊपर तीसरी षटकोणीय परत को इस तरह से रखें कि उस परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक लें। ये ए बी बी ये रिपीट होगा। हम देखेंगे कि हमें इस तरह का पैटर्न रिपीट होने को मिलेगा। पहली वाली पंक्ति और तीसरी वाली पंक्ति जो हमारी सेम होगी, तो इस पैटर्न को हम ए बी पैटर्न बोलेंगे। अब हम आते हैं दूसरी केस में, जिसमें तीसरी परत को हम इस तरह से रखेंगे कि उसके गोले जो हैं अष्टफलकीय रिक्तियों को ढक लें। ये अष्टफलकीय रिक्तियां कहाँ से आई? ये अष्टफलकीय रिक्तियां हमें तब मिली थी बच्चों, अगर आपको ध्यान है, जब हमने दो षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों को इस तरह से रखा था, एक के ऊपर एक, जिससे हमें दो तरह की रिक्तियां हमें मिल गई थी। तो तब हमें जो मिलती है संकुलित व्यवस्था, वो हमारी होती है घनीय निविड़ संकुलन, जो हमारे सेकंड वाले अरेंजमेंट है। इसमें बच्चों हम देखेंगे पहली परत हमारी ए हो गई, दूसरी परत जो है ये हमारी बी है। हम बच्चों कौन से गोले ढक रहे हैं? अष्टफलकीय वाले। तीसरी परत अलग हो जाएगी और चौथे नंबर पे जाके दोबारा हमारी ए रिपीट होगी। तो ये हमें मिलेगा अरेंजमेंट, व्यवस्था जो हमें मिलेगी वो ए बी सी टाइप की मिलेगी। ABC टाइप की अरेंजमेंट हमें व्यवस्था कब मिलती है? जब हम तीसरी परत को इस प्रकार से रखते हैं कि दो परतों से बनने वाले अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को वो ढक ले। यहाँ दिखा रखा है बच्चों, ये देखिए, ए परत सेम है, जबकि यहाँ पे पहले ए आ गया, फिर अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने के लिए हमने दूसरी परत को रखा। पहले यहाँ ए आ गया, फिर हमने दूसरी परत को रखा जिसको बी बोला है, फिर तीसरी परत को हमने इस तरह से रखा कि इन ए और बी के ऊपर जो अष्टफलकीय रिक्तियां थी वो ढक जाए। तो इस परत की व्यवस्था जो थी वो न ए से मिल रही थी न बी से मिल रही थी, इसलिए हमने इसको सी का नाम दे दिया। लेकिन जब हमने चौथी परत को रखा तो उसकी व्यवस्था हमारी ए से मिल रही थी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ABC अरेंजमेंट कहते हैं। ये उस समय देखने को मिलता है जब हम तीसरी परत के गोलों से ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ दिखा रखा है ABC अरेंजमेंट। ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी है और ये हमारी तीसरी है। पंक्ति हमने इस प्रकार से रखी है कि ए और बी जो पंक्तियां थी उनसे जो हमें चतुष्फलकीय और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिले थे, उसमें से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो थे उसको ये तीसरी पंक्ति ढक दे। चौथी पंक्ति हमने रखी तो उसकी व्यवस्था बिल्कुल पहले वाले की तरह थी, इसलिए हमारा अरेंजमेंट हो गया ABC टाइप का अरेंजमेंट हो गया। और जब इनके सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो हमें इस प्रकार का मिलेगा, एक घन मिलेगा, इसलिए हम इसको घनीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। जबकि पहले वाले में हमें AB जो था हमारा, उसमें षटकोण मिल रहा था, वो षटकोणीय व्यवस्था थी, जिसमें हमने
चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढका था तीसरी परत से। यहाँ बच्चों एक चीज और देख लेते हैं कि हमने जो षटकोणीय निविड़ संकुलन था उसकी हमने 2 परतों को लिया था। मैं आपको थोड़ा दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। 2 परतों को हमने लिया, दोनों परतों को हमने एक परत को नीचे रखा और दूसरी परत को उसके ऊपर रख दिया। फिर हमने तीसरी परत ली बच्चों, तीसरी परत को इन दोनों परतों के ऊपर रखा। लेकिन जब हमने पहली और दूसरी 2 परत रखी थी, इनको ऊपर नीचे रखने से हमें 2 तरह की रिक्तियां मिली थी, एक चतुष्फलकीय थी और एक अष्टफलकीय थी। अब जब तीसरी परत को इन 2 परतों के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास 2 केस बने थे बच्चों। पहला केस ये था कि इस तीसरी परत को इस तरह से रखा जाए कि हमारे चतुष्फलकीय रिक्ति जो थी उस खड्डे में इसके गोले आ जाएं। और दूसरा केस था हमारा बच्चों वो था कि इस तीसरी परत को इस तरह से रखा जाए कि जो अष्टफलकीय रिक्तियां थी, अष्टफलकीय खड्डे थे, तीसरी परत के गोले उसमें आ जाएं। जब इस प्रकार से 2 केस हुए थे तो पहला केस में जो संरचना हमें मिली थी उसको हम षटकोणीय संकुलन कह रहे थे, जिसमें हमें ए बी तरह की व्यवस्था मिली थी। और दूसरे वाले केस में जिसमें हमने अष्टफलकीय रिक्तियों को ढका था उसको हम घनीय संकुलन कह रहे थे, जिसमें हमें ए बी सी टाइप की व्यवस्था हमें मिली थी। चलिए बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम कुछ और देखते हैं। इतनी देर बच्चों हमने बात की थी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की बात हमने की थी। एग्जाम में चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, इसमें रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमारे आता है, तो इस चीज को ध्यान से सुनेंगे कि एक क्रिस्टल के अंदर कितने हमारे चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं और कितनी हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कैसे निकालेंगे, क्या होता है वो हम देखेंगे। इनका नंबर निकालने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। जो हमारा क्रिस्टल था, जो यूनिट सेल एकक कोशिका से बना हुआ था, उसमें कण जो है वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में कम से कम खाली जगह बचे। अभी पिछली स्लाइड में आपने बच्चों घनीय और षटकोणीय संकुलन देखा था। घनीय और षटकोणीय संकुलन होता है उसमें जो क्रिस्टल जो होता है उसका 74% भाग जो होता है वो उन कणों से भरा हुआ होता है। सिर्फ 26% भाग जो होता है हमारा वो ही रिक्तिका के रूप में या वॉइड के रूप में खाली रहता है। एग्जाम्पल भी हमने देखे थे 2, ए बी टाइप का एग्जाम्पल देखा था षटकोणीय संकुलन में, और घनीय में हमने ए बी सी टाइप का एग्जाम्पल देखा था। कुछ ऐसे पदार्थ है जिनमें ये देखने को मिलता है, धातु जिसे हम कहते हैं। जो हमारा ए बी सी टाइप का पैटर्न जो हमें देखने को मिला था पिछली वाली स्लाइड में, उससे हमारा जो है फलक केंद्रित घनीय संरचना बनती है जो हमें तांबे में, चांदी में देखने को मिलती है। जबकि जो हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन था जिसको हम HCP भी कहते हैं, ये हमें मैग्नीशियम और जिंक में देखने को मिलती है। बच्चों कहीं मैग्नीशियम और जिंक का नाम आता है तो आपको अपने आप ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये षटकोणीय निविड़ संकुलन HCP होता है इन धातुओं में। और जब तांबे और चांदी की बात हमारी होती है तो यहाँ पे FCC, जिसको हम CCP भी कहते हैं, घनीय निविड़ संकुलन या फलक केंद्रित घनीय संकुलन, ये दोनों जो हमें चांदी और तांबे में देखने को मिलते हैं, जिनकी संकुलन क्षमता मैंने बता ही दिया कि इनमें पार्टिकल्स जो हैं, कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि 74% भाग जो है वो घेर के रखते हैं, जबकि 26% भाग ही इनका खाली होता है। इन दोनों तरह की संरचनाओं में जो मैंने आपको बताया था अभी षटकोणीय और घनीय वाला, उसमें एक गोला जो है वो 12 गोलों से टच रहता है, आपस में छुआ रहता है। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं में, षटकोणीय निविड़ संकुलन में और घनीय निविड़ संकुलन में, संकुलन क्षमता 74% हम याद रखेंगे, लेकिन साथ ही इसका उप सहसंयोजन संख्या जो है वो हम 12 याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की। इनकी संख्या हम कैसे निकालेंगे। बच्चों जो रिक्तियां होती हैं, चाहे वो चतुष्फलकीय हो या फिर अष्टफलकीय हो, चतुष्फलकीय को हम जनरली इस तरह से दिखाते हैं और जो अष्टफलकीय होती हैं बच्चों उसको हम इस तरह से स्टार के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी अष्टफलकीय है और ये हमारी चतुष्फलकीय है। जो रिक्तियां होती हैं बच्चों, इनकी साइज बहुत छोटी होती है। आपने पढ़ा है कैटायन और एनायन के बारे में, धनायन और ऋणायन के बारे में। आपको पता होगा कि इनमें से साइज किसकी बड़ी होती है। ऋणायन जो होता है वो बड़ा होता है और धनायन जो होता है हमारा छोटा होता है।
तो रिक्ति में बच्चों कौन आएगा? क्योंकि रिक्ति की साइज जो वॉइड की साइज छोटी होती है, हमेशा धनायन जो होता है वो रिक्ति के अंदर आके बैठ जाता है, जबकि जो मुख्य क्रिस्टल होता है वो हमारा एनायन ऋणायन से मिलके बनता है। मान लीजिए बच्चों एक क्रिस्टल जो n कणों से बना है, तो इसमें अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? इसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है बच्चों, उनकी संख्या जो होती है वो कणों की संख्या से दुगनी होती है, और अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं उनकी संख्या जो होती है कणों की संख्या के बराबर होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो ऋणायन होता है उसकी साइज बड़ी होती है, धनायन की साइज छोटी होती है। तो ऋणायन जो है हमेशा मुख्य जो है जालक बनाएगा, और धनायन जो है इन रिक्तियों को घेरता है। लेकिन अगर धनायन की साइज छोटी हो, अब चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति, जैसे कि हमें दिख रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की साइज छोटी होती है और अष्टफलकीय रिक्ति की साइज चतुष्फलकीय रिक्ति की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर धनायन छोटा है तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति में जाके बैठ जाएगा, अगर धनायन की साइज बड़ी है तो वो अष्टफलकीय रिक्ति को ऑक्युपाई कर लेगा, उसमें जाकर वो बैठ जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है कि सारी की सारी चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां जो है धनायन जाके घेर ले। धनायन के जाने के बाद भी कुछ रिक्तियां ऐसी हैं जो खाली रह जाती हैं, पूरी रिक्तियों को कैटायन जो है ऑक्युपाई नहीं कर पाता है। कितनी अष्टफलकीय रिक्तियों को और कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियों को धनायन और ऋणायन जो है वो घेर रहे हैं, वो जो है यौगिक के सूत्र का निर्धारण करते हैं। यौगिक का सूत्र जो है किस प्रकार से निर्धारित होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी रिक्तियों को जो ये कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन जो है वो घेर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। एक यौगिक दो तत्वों x और y से मिलकर बना हुआ है। एक कंपाउंड जो है उसमें दो एलिमेंट्स हैं x और y। y तत्व के परमाणु जो है CCP बनाते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और x तत्व के परमाणु जो है अष्टफलकीय रिक्तियों में घेरते हैं। x जो है हमारा अष्टफलकीय रिक्तियों में आ रहा है, इसका मतलब x क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया है ऊपर, x जो है हमारा क्योंकि रिक्ति में जा रहा है धनायन हो गया, और y जो है वो हमारा CCP क्रिस्टल बना रहा है। मुख्य जालक जो है वो हमारा CCP है, और उसको कौन बना रहा है? y बना रहा है। अब हमें पता है, अभी भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई क्रिस्टल है उसमें कणों की संख्या अगर n है तो अष्टफलकीय रिक्तियां वो भी n हो जाएंगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियां जो है वो हमारी उसकी डबल हो जाएंगी। अब क्योंकि जो y है बच्चों ये CCP मुख्य जालक का, क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहा है, और हम मानते हैं कि चलो मुख्य जालक जो है CCP उसमें n कण है, तो y की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये भी n हो जाएगी। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो है कणों की संख्या के बराबर होती है, तो x की संख्या भी हमारे बच्चों कितनी हो जाएगी? ये भी हमारी n हो जाएगी। अब हमें x और y के बीच में रेशियो निकालना है। x भी हमारा n था और y भी हमारा n था, n हमारा कट जाएगा तो हमारा रेशियो आ जाएगा x1 y1। तो उस यौगिक का सूत्र जिसमें x और y है, जिसमें y जो है CCP स्ट्रक्चर बना रहा है और x जो है अष्टफलकीय रिक्तियों को घेर रहा है, उस यौगिक का, उस कंपाउंड का फॉर्मूला, उसका सूत्र जो है हमारा XY हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको रिक्तियों के बारे में, द्विमीय, एक विमीय और त्रिविमीय, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का, उसके बारे में, SCP CCP स्ट्रक्चर के बारे में, घनीय संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।